हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चमन मेटेलिक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो देखिए, ऑलमोस्ट अभी 2023 आ चुका है, तो यानी कि लगभग 20 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है, ये कंपनी जो डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन होता है जिसको हम स्पॉन्ज आयरन भी बोलते हैं, तो उसे ये कंपनी बनाने का काम करती है और उसे ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो देखिए, मेनली ये जो स्पॉन्ज आयरन जो होता है, ये जो इलेक्ट्रिक के जो आर्क फर्नेसेस होते हैं जो स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो मेनली यूज किए जाते हैं, तो उसके लिए एज अ रॉ मटेरियल ये यूज किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे मेनली अगर आप देखोगे जो कंपनी स्टील बनाने का काम करती है, तो हमें यहाँ पे मेन कंपनी के कस्टमर्स हमें यहाँ पे वही कंपनी के नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी को आईएसओ का सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे कंपनी को मिला है, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये कंपनी प्रोडक्ट बनाने का काम करती है और अच्छे क्वालिटी मेजर्स को ध्यान में रख के यहाँ पे ये कंपनी प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हमें यहाँ पे चंद्रपुर महाराष्ट्र के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आती है। अगर हम टोटल लैंड की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 63 एकर्स ऑफ लैंड के ऊपर यहाँ पे जो कंपनी की जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो यहाँ पे बनी हुई है। और उसके अलावा अगर हम कंपनी के टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 72,000 मिलियन टन की कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी की टोटल नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो एक अच्छे छोटे लेवल पे ये कंपनी अभी काम कर रही है और वहां पर अगर इतनी अच्छी कंपनी की कैपेसिटी है तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा मैटर करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये मेनली अगर हम कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ ये 3 स्टेट के नाम यहाँ पे मेन ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मेन कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, राजेश स्टील एंड वायर इंडस्ट्रीज, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे आरके स्टील सेल्स और एसएमडब्ल्यू इस्पेट प्राइवेट लिमिटेड और गज केसरी स्टील्स एंड एलॉयज लिमिटेड, हमें यहाँ पे ये 4-5 कंपनी जो है ये हमें कंपनी के कस्टमर्स नजर आती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंसिव लगने वाले हैं, यानी कि जो रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं, और उसके अलावा अगर ये कंपनी का आईपीओ बीएसई या एनएससी पे लिस्ट हो रहा है तो एक्सचेंजेस को भी यहाँ पे इनको पैसे देने पड़ते हैं। तो वो वहाँ पे रिलेटेड जो भी कंपनी के एक्सपेंसिव लगने वाले हैं वो भी कंपनी यहाँ पे आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है उसी से यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी नेगेटिव लगती है, क्योंकि अगर कभी भी कोई कंपनी अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए अगर आईपीओ लेकर आ रही है तो उसे इतना ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ता है कि उनका एक्चुअली में पैसा कहाँ जा रहा है। क्योंकि अगर आप कैपेक्स के लिए लेकर आ रहे हो, यानी कि ऐसा बोल रहे हो कि अगर आप आने वाले टाइम पे फैक्ट्री बनाने वाले हो तो उसके लिए आप जो शेयर होल्डर है वो आपसे पूछ सकता है कि आपकी वो फैक्ट्री कहाँ तक पहुंची है, वो कितना उसका काम होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने एज अ होल अगर यहाँ पे हो गया कि कंपनी के पास में यहाँ पे कैश आ गया और उसके अलावा जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं अगर वो हायर सैलरी या फिर हायर इंसेंटिव के फॉर्म में अगर अपने पास से अगर वो पैसा ले लेते हैं तो ये चीजें मेरे ख्याल से यहाँ पे गलत हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी के साथ ऐसा होने वाला है, लेकिन मोस्टली अगर यहाँ पे अगर प्रमोटर्स की नीयत अगर खराब होती है तो वहाँ पे डेफिनेटली वो अपनी जेब में पैसा डाल देते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे चेतन अग्रवाल, केशव कुमार अग्रवाल, जीआर स्पॉन्ज एंड पावर लिमिटेड और उसके अलावा एनआर स्पॉन्ज प्राइवेट लिमिटेड, ये चारों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम एसेट की अगर हम बात करेंगे तो 53 करोड़ के लगभग यहाँ पे 2020 में कंपनी के एसेट के नंबर थे और अभी ये एसेट का नंबर आ चुका है 90 करोड़ के लगभग, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे काफी अच्छे ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के टोटल एसेट में देखने को मिले हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे मेनली जो मशीनरी होता है वही कंपनी का हमें एसेट नजर आता है। तो वहाँ पर अगर कोई भी मशीनरी अगर एकदम से अगर खराब हो जाती है तो वहाँ पे टोटल एसेट का जो नंबर है वो हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आता है। तो इनके बेसिस पे ज्यादा नंबर्स आपको यहाँ पे एसेट के बेसिस पे आपको यहाँ पे नहीं दिखने चाहिए। लेकिन अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 58 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें नजर आता है और अभी 6 महीने में कंपनी ने 111 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि ये फाइनेंशियल ईयर में 200 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पे लगभग 3.69 करोड़ के लगभग कंपनी का नंबर था और अभी 6 महीने में कंपनी ने लगभग अगर आप देखोगे 6.8 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमा लिया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 12 से 13 करोड़ के लगभग के जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स है वो यहाँ पे कंपनी के ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम बोरिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे लगभग 19 करोड़ के लगभग कंपनी की बोरिंग थी। अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे तो 25 करोड़ के लगभग थी। तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली यहाँ पे कंपनी अपने बोरिंग को कम करती
होती हुई नजर आ रही है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 9 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी के जो बोरिंग का नंबर है हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होता हुआ नजर आया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे इतना ज्यादा कोई डेट नहीं है, क्योंकि अगर हम रेवेन्यू के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो डेट यहाँ पे कंपनी कंट्रोल जो आराम से यहाँ पे कंपनी मैनेज कर सकती है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट 4 जनवरी को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 6 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे लगभग 38 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है और यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको 1,14,000 रुपए लगेंगे और यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट की एप्लीकेशन ही लगा सकते हो। अगर मैं इश्यू साइज की अगर मैं बात करूंगा तो 24 करोड़ 21 लाख रुपीस का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें जो लगभग 50% के लगभग का रिटेल कोटा में नजर आता है, यानी कि लगभग 12 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये कंपनी जो है वो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 11 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 12 जनवरी को रिफंड मिल जाएगा और 13 जनवरी को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 16 जनवरी को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि जो आईपीओ का क्लोजिंग डेट है उसके हिसाब से लगभग अगर आप देखोगे 9-10 दिन बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो एट दी एंड क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं? तो देखिए एज अ होल अगर आप देखोगे लगभग 80 से 100 करोड़ के लगभग के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अगर वैल्यूएशन वाइज अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 10 के नीचे पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 7 या 8 के पी रेशियो पे ये आईपीओ आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज काफी अंडर कंट्रोल चीजें नजर आ रही है। लेकिन देखिए मेनली ये जो बिजनेस अगर आप देखोगे तो जो स्टील कंपनीज होती है उनके लिए यहाँ पे कंपनी काम करने का काम करती है। तो पिछले 2-3 साल से अगर आप देखोगे खास करके कोविड के बाद में अगर हम देखेंगे तो स्टील कंपनीज का बिजनेस काफी फिनोमिनल रहा है। लेकिन मुझे अभी लगता है कि जिस तरीके से अभी लगातार फेड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि एट द एंड उनका मोटिव यही है कि जो भी मेटल्स वगैरह है, जो भी कमोडिटीज वगैरह है, तो उनके प्राइसेस काफी अंडर कंट्रोल रहने चाहिए। वो देखा जाए तो आने वाले 5 से 6 महीने में थोड़े से इंडिकेशन रहेंगे। और ये जो इंडस्ट्री है ये मुझे साइक्लिकल इंडस्ट्री नजर आती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपने अप्लाई नहीं करना चाहिए। लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो लिस्टिंग लेने के लिए आपको निकल जाना चाहिए। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो मेरे ख्याल से आपने कंपनी को टाटा बाय बाय करना चाहिए। और क्या मैं इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं? तो डेफिनेटली मैं इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं। और मुझे अगर लिस्टिंग गेन पे अगर अलॉटमेंट मिल जाती है तो मैं यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए नीचे निकाल दूंगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलती तो मैं ये कंपनी को भूल जाऊंगा। तो दोस्तों मैं वो कहता हूँ कि चमन मेटेलिक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।